ते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसमें गृहस्थ के व्यवहार का पूरा आचरण के बारे में बताया गया है। यानी गृहस्थ आश्रम में किन किन बातों का बहुत विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले सभी अध्यायों का पाठ किया जा चुका है। यदि आप उन अध्यायों का पाठ करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, जिसमें भविष्य पुराण के नाम से पूरे 10 अध्यायों का पाठ हो चुका है। भविष्य पुराण उन 18 पुराणों में से ही एक है और यह भविष्य यानी कि कलयुग के लिए ही लिखा गया है कि कलयुग में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन दान धर्म जप तप का ध्यान रखना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, धान, कोंदों, कंगुनी, गेहूं आदि अन्न अपने अपने समय पर संग्रह करें। यानी कि जब भी इनका मौसम हो उसी समय इनको संग्रह यानी कि इकट्ठा कर लेना चाहिए। पतिव्रता नारी शैया यानी कि सोने का स्थान यानी कि बेड, आसन जहाँ पर बैठा जाता है आसन, पीढ़े, कंचुकी, ओढ़नी, लहंगे, कुर्ते आदि अनेक वस्त्रों का संग्रह रखें। यानी कि ये इन प्रकार के वस्त्र और ये आसन है, पीढ़ा है, जिन पे बैठा जाता है, वो सब संभाल कर रखना चाहिए, इकट्ठे करके रखने चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, अभ्यागत यानी अतिथि और पति की शुश्रूषा यानी कि पति की सेवा में आलस्य न करें। यानी कि बालक को संभालने के लिए गुरु के लिए और वृद्ध व्यक्ति के लिए और पति के लिए और अतिथि आए तो उनकी सेवा में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए एक पतिव्रता स्त्री को। देवर आदि के पहने हुए माला, वस्त्र, भूषण यानी कि आभूषण हो आदि कभी न पहने और उनके शयन करने की शैया पर भी कभी आक्रमण न करे, अर्थात उस पर पैर भी न रखे। यानी कि जहाँ पर देवर इत्यादि पड़ते हैं, सोते हैं, तो वहाँ पर भी न सोया जाए, ना ही पैर रखा जाए। घर में पाक किया हुआ जो बासी अन्न बचे यानी कि पकाया हुआ जो बासी अन्न बच जाए, खाने के बाद जो बचा हुआ अन्न है वह गौओं के खाने में डाल दिया, यानी कि गौओं के खाने में डाला जा सकता है। गौओं का दूध इतना निकालें कि जिसमें उनके बछड़े भूखे न रहें, यानी कि उनके बछड़ों के लिए पर्याप्त दूध छोड़ना चाहिए, उसके बाद ही दूध निकालना चाहिए जो बचा है। और दही को भिगोकर उससे घी निकाल लें। वर्षा, शरद और बसंत ऋतु में दोनों वक्त गो दूहें, यानी कि गायों का दूध निकालना चाहिए, वर्षा ऋतु में भी, शरद ऋतु में भी और बसंत ऋतु में भी, और बाकी ऋतुओं में एक बार ही दूध निकालें। छाछ करके घर की रक्षा के अर्थ पाले हुए कुत्तों का पोषण करें। छाछ यानी कि लस्सी जिसे हम कहते हैं, उसको जो कुत्ते होते हैं जो घर की रक्षा के लिए पाले जाते हैं उन्हें पिलाना चाहिए। गोप आदियों को गो की चराई में, जो ग्वाले होते हैं, गो की चराई में अन्न देवें। यानी कि जब वो हमारी गायों को चराते हैं तो उनके लिए उन्हें अन्न देना चाहिए, अथवा रुपया देवें, या फिर हम रुपया भी दे सकते हैं। परंतु यह भी दृष्टि रखें कि गाय भैंसों का दूध न पी जावे। यानी कि वो ग्वाले कहीं गाय भैंसों का दूध चोरी से न पी जाएं। हमें इतना सावधानी बरतनी चाहिए अपने नौकरों पर, अपने ग्वालों पर। समय के ऊपर आकर दोहन करने वाला यानी कि गायों का दूध निकालने वाला गोप आदि दूध निकाल जाया करे। यानी कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी गायों का विशेषकर ध्यान रखता है और दूध समय पर निकाले। जब गो ब्यावे यानी कि जब गाय ब्याती है तब 1 महीने तक उसका दूध न निकालें। बछड़े को चूंघने देवें, यानी कि जब गाय शुरू में ब्याती है तब 1 महीने तक सिर्फ बछड़े को ही दूध पिलाना चाहिए, हमें स्वयं के लिए दूध नहीं निकालना चाहिए। पीछे 1 महीने तक 1 थन का, यानी कि उसके बाद 1 महीने तक 1 थन का, जब 4 थन होते हैं तो उनमें से 1 थन का अपने लिए, फिर उसके बाद 1 महीने तक 2 थन का, यानी कि उसके अगले महीने से फिर 2 थन का, और इसके अनंतर यानी कि उसके बाद 3 थन का दूध निकालें। और 1 थन सदा बछड़े के लिए छोड़ते रहें, यानी कि 1 थन तो हमेशा बछड़े के लिए छोड़ना ही चाहिए। और शुरू में जो पहले महीने हैं वो सभी थन, चारों के 4 थन बछड़े को ही पिलाने चाहिए। तिल की खरी यानी कि तिल की जो खली होती है, या कोमल तृण जैसे भूसा वगैरह, लवण, आटा आदि से बछड़ों का पालन करें। यानी कि बछड़ों को खिलाया जा सकता है खली वगैरह से बछड़ों का, और कोमल तृण यानी कि जो हरा चारा है उन्हें बछड़ों को खिलाएं और समय पर उनको जल पिलावें। बूढ़ी गौ यानी कि बूढ़ी गायें, गर्भिणी यानी कि जिस गाय को गर्भ धारण किया हुआ है, दूध देती हुई और बछड़े बछियों को बराबर पोषण करें।
उनका अच्छे से सबका ध्यान रखना चाहिए। न्यून अधिक न समझे, उनको कभी यानी कि कम ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। 3 गौओं के अर्थ एक ग्वाल होना चाहिए यानी कि 3 गायों के ऊपर एक ग्वाला होना चाहिए उनकी पूरी देखभाल करने के लिए। और 5 बछड़ों के लिए भी एक हो, 5 बछड़ों में इसी हिसाब से हमें ग्वाले रखने चाहिए कि 5 बछड़ों के ऊपर एक ग्वाला हो और 3 गायों के ऊपर भी एक ग्वाला हो। तो इस गिनती के हिसाब से हमें ग्वाले रखने चाहिए। गौ के गले में यानी कि गाय के गले में घंटा अवश्य बांधना चाहिए। एक तो घंटा बांधने से शोभा होती है और दूसरे उसके शब्द से कोई दुष्ट जीव गौ के समीप नहीं आता। और गौ कहीं दौड़कर चली जाए तो घंटा के शब्द के अनुसार उसको हम ढूंढ सकते हैं। जहाँ सिंह यानी कि शेर, व्याघ्र यानी कि कोई भी जंगली जानवर आदि दुष्ट जीव न हो, ऐसे जीव न हो, जंगली जानवर न हो। साथ ही तृण यानी कि भूसा और जल बहुत हो, छाया के लिए घने वृक्ष हों और पशुओं के कोई रोग न हो। ऐसे स्थान में गोष्ठ यानी कि गायें और गोपों और ग्वालों के रहने का स्थान बनाएं। और भेड़ बकरियों के लिए गुप्त स्थान बनाएं। और यदि भेड़ बकरियां पाल रहे हैं तो उनके लिए गुप्त स्थान बनाना चाहिए। और वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन में, इनके जिस बार नवरात्रे आते हैं उन महीनों में चैत्र और आश्विन में उनका ऊन उतारे। भेड़ बकरियों का चैत्र और आश्विन के महीने में हमें उनका ऊन उतारना चाहिए। गोपों के यूथ में 4 और 5 अथवा 5 सांड चाहिए। जो गाय होती हैं उनके झुंड के लिए या तो 4 या फिर 5 सांड अवश्य होने चाहिए। और बकरियों के यूथ में 10 सांड होने आवश्यक है। और बकरियों के उसमें यूथ में तो 10 सांड होने चाहिए। घोड़े, ऊंट और महिषों के यूथ में जितने हों उतने ही ठीक है। घोड़े, अगर हम घोड़े पाल रहे हैं, ऊंट हैं या फिर महिष हैं यानी कि भैंसें हैं, उनके यूथ में, उनके झुंड में तो जितने हों, जितने भी सांड हों उतने अधिक हैं, उतने अच्छे हैं। कुछ नियम नहीं, इनके लिए कोई नियम नहीं है। अच्छा, खेती कराने के अर्थ, अगर हम खेती करा रहे हैं तो जिन सेवकों को रखें उनको भोजन और कुछ वेतन अर्थात तनख्वाह देनी चाहिए। और जहाँ खेत खलिहान अथवा वाटिका यानी कि बाग आदि में वे काम करते हों वहाँ बार बार जाकर देखें और उनमें जो अच्छा काम करता हो उसका सत्कार अधिक करें यानी कि उसका आदर अधिक करें जो अच्छा कार्य कर रहा है। और उसको भोजन भी औरों से कुछ उत्तम देवें यानी कि उसके काम की सराहना हमें करनी चाहिए भोजन में और तनख्वाह में और आदर व्यवहार में। समय समय पर सब प्रकार के अन्न का संग्रह करें। संग्रह यानी कि इकट्ठा करना चाहिए समय समय पर अन्न, अनाज वगैरह, दालें वगैरह। और समय पर सब खेत बोए जाएं। अपने जो खेत हैं यह भी ध्यान रखें कि वो समय पर बोए जाएं। घर का मूल स्त्री है यानी कि घर का जो मुखिया या मूल है, जो जड़ है घर के, वो एक स्त्री होती है। और गृहस्थ का मूल अन्न, और गृहस्थ का यानी कि गृहस्थ आश्रम का जो मूल है वो अन्न है। इस कारण अन्न को व्यर्थ न खर्च करें। अन्न को यानी कि अन्न को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, वो बेकार न जाए, व्यर्थ खर्च न हो, क्योंकि अन्न है जो पूरे गृहस्थ आश्रम का एक मूल है। किंतु सदा संचय करता रहें यानी कि हमेशा उसको इकट्ठा अवश्य करना चाहिए। अन्न को संचय करने से और खर्च करने में अन्न को थोड़ा सा समझ अवज्ञा न करें। यानी कि हमें किस तरह से संचय करना चाहिए, किस तरह इकट्ठा करना चाहिए और किस तरह खर्च करना चाहिए, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। देखो, समझाया गया है उदाहरण के अनुसार कि देखो, थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करते करते मक्खी कितना इकट्ठा कर लेती है। साथ ही जैसे थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करते तो बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह जैसे चींटी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा बल्मीक बना लेती है। और बहुत सा अंजन भी नित्य नित्य आँख में डालते डालते निबट जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत सा अंजन, बहुत ज़्यादा हमने काजल एक जगह इकट्ठा कर रखा और उसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वह भी खत्म हो जाता है। तो इसी तरह अन्न भी बहुत ज़्यादा हमने संभाल रखा हो और डेली हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वह भी खर्च हो जाता है। तो अन्न के संग्रह में और खर्च का हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इसी भांति सब वस्तुओं का संग्रह और खर्च भी होता है। इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा न करनी चाहिए, यानी कि हमें थोड़ी वस्तु समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, कि उसका अनादर नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े से ही बड़ा होता है और थोड़े थोड़े से ही खर्च से ही सारा खत्म हो जाता है। स्त्री पुरुष के एक मत होने से सब घर के काम अच्छे होते हैं। एक मत यानी कि एक सलाह, स्त्री पुरुष की एक सलाह होनी चाहिए तो सब कार्य घर के श्रेष्ठ होते हैं। और जगत में
ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कामों में स्त्रियां ही प्रधान होती हैं, परंतु जो स्त्री बुद्धिमती और सुशीला हो तो कुछ हानि नहीं होती। यानी कि स्त्रियां हर कार्य में प्रधान होती हैं। कई ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं, लेकिन वो स्त्रियां बुद्धिमती और सुशीला होनी चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार के दुख भी होते हैं। नहीं तो अगर पत्नी यानी कि स्त्री बुद्धिमता न हो रही है, सुशीला न हो, तो इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। इसी कारण स्त्री की योग्यता अयोग्यता को समझकर बुद्धिमान पुरुष उसको कार्य में नियुक्त करे। यानी कि बुद्धिमान पुरुष को अपनी पत्नी की योग्यता अयोग्यता को समझना चाहिए। जैसे कंगुनी का 5वां भाग, कंगुनी एक धान होता है, कांगनी लोकल भाषा में जिसे बोलते हैं, कि उसका 5वां भाग, धान का 3रा भाग, यव, गेहूँ, मूंग, उड़द आदि का 4था भाग भूनने से कमती हो जाता है। यानी कि इतना जब हम इन धानों को भूनते हैं तो इतना हिस्सा उनका कम हो जाता है। और यही अन्न रांधने से, यानी कि यही अन्न को अगर हम पीस लें तो द्विगुण हो जाते हैं। रांधने यानी कि जब 2 टुकड़ों में बांट दे तो द्विगुण यानी कि दुगने हो जाते हैं। कंगुनी, कोंदो, चीना और चावल, इनका भात यानी इनको जब पकाकर खाया जाए तो वो चौगुना हो जाता है, वो 4 गुना बन जाता है जब हम इनको पकाएं। और पुराने चावलों को, इनके एक तो चावल होते हैं कि अभी खेत में से आए हैं, उस खेत में से निकले हैं जीरी और उसको हमने कटवा कर चावल बना लिया। एक बहुत दिनों बाद चावल को कटवाते हैं, पुराने हो गए हैं, तब अगर उसका भात बनाया जाए तो चौगुने से भी अधिक होता है, वो ज़्यादा फूलते हैं। परंतु पाक करने हारा चतुर चाहिए, यानी कि पकाने वाला भी होशियार होना चाहिए, उसे भी समझ होनी चाहिए। लाई, परमल, खील और भुने हुए चने 5वां भाग अधिक हो जाते हैं। जब हम इनको भूनते हैं तो 5वां हिस्सा अधिक हो जाता है, खील हो, परमल हो या फिर चने हो। इसी तरह यानी कि मूंग, उड़द, मसूर आदि भी जानो, यानी कि उनका भी ऐसा ही परिणाम है। यदि उनको भूने तो वह भी उसी मात्रा में बढ़ जाते हैं। अलसी में 6ठा भाग तेल निकलता है और सरसों, कैथे के बीज और नीम के बीजों में 5वां भाग तेल निकलता है। तिल, महुआ, कुसुम के बीज और इंगदी अर्थात एक प्रकार का पहाड़ी फल है, उसके बीज, इनमें 1/4 तेल निकलता है। बाकी सब खली होती है, यानी कितना भाग तो तेल निकलता है और बाकी जो होता है वो खल बन जाती है, उसकी खली बन जाती है, जो कि जानवरों के खाने के काम आती है। ये सब बातें अनुमान से ही हैं, कही हैं। समय भेद और देश भेद से इसके अंतर भी पड़ जाता है, यानी कि समय के अनुसार भी, और देश भेद यानी कि जहाँ की जैसी मिट्टी होगी, जैसी जलवायु होगी, इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। गौ के 16 सेर यानी कि गाय का जो 16 सेर दूध में से 1 सेर घी और भैंस के 16 सेर में 1.25 सेर घी निकलता है। परंतु भूमि और तृण यानी कि भूमि, मिट्टी और तृण यानी कि भूसा, जैसे हम उसे खिलाते हैं, अथवा चारे के भेद से न्यून अधिक भी होता है, यानी कि कम ज़्यादा भी हो सकता है घी की मात्रा, उसके चारे के हिसाब से, खली के हिसाब से, जैसा हम उसे खिलाते हैं। इसलिए इन सब बातों को अपने अनुभव से निश्चय कर लेवें, यानी कि जैसे जैसे हमें अनुभव होता रहता है तो हम इन सबका परिणाम, इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। रेशम, कपास, शण आदि का सुधारना, लोढ़ना आदि, कंघी, लंगड़ी, बहरी, अंधी, लंगड़ी, बहरी आदि स्त्रियों से करावें, यानी कि रेशम, कपास और शण है जो इनको सुधारना, इनको अच्छे से करना, बुनाई करना, तो इनको लंगड़ी बहरी स्त्रियों से हम करा सकते हैं जो थोड़ी मजदूरी पर कर लेवें, यानी कि अगर उन्हें थोड़ी मजदूरी पे भी कार्य करने को राजी हो जाएं। बालक हों, वृद्ध, अंधे, भूखे आदि मनुष्यों से भोजन आदि देकर काम करा लेवें। आदि ऐसे मनुष्यों से हम भोजन देकर भी काम करा सकते हैं। भर्ता विदेश गया हो, भर्ता यानी कि पति अगर विदेश गया हो तो यह सब काम सावधान होकर स्त्री कराया करे। तब पति नहीं करा सकता, तब स्त्री को कराना चाहिए, लेकिन सावधान रहना चाहिए। सूतों का व्यवहार भी भली भांति जाने, यानी कि कितना कपास से कितना सूत निकलता है, हमें उनकी मात्रा जानकर और नौकरों पर बड़ा ध्यान रखकर हमें ये कार्य कराना चाहिए। अलसी और कपास में 5वां भाग सूत बैठता है। अलसी और कपास होता है जो उसमें 5, उसका जो मात्रा होती है उसके 5वें भाग के बराबर सूत निकलता है। रुई के धुनने से 23वां भाग घट जाता है। रुई को जब धुनते हैं तो उसका जो 23वां हिस्सा है वो घट जाता है, परंतु धुनिया जानकर न उड़ा देवे। लेकिन जो रुई को धुनने वाला है वो जानबूझकर न उड़ा देवे और छिपा भी न लेवे, यानी कि
छिपाकर भी न अपने पास रख ले। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे सूत का वस्त्र बनाने से 50वां भाग घटता है, परंतु माड़ी देकर तंतुआए उसमें 10वां अथवा 11वां भाग बंधा देते हैं और सूत के मोटे महीन होने पर भी घटती बढ़ती देखी जाती है। और बुनवाई भी सूत के ऊपर ही है, यानी कि जैसे सूत बनता घटता है, जैसे सूत जितना हिस्सा सूत का होता है उसी हिसाब से उसकी बुनाई होती है। और मोटा सूत काटना है या फिर महीन यानी कि पतला बारीक काटवाना है तो उसके हिसाब से भी उसकी मात्रा घटती बढ़ती है। इन सब बातों को जो गृहस्थ भली भांति जाने और देश काल के अनुसार सब व्यवहार समझे वह सुख से रहता है। तो ये सब बातें अगर गृहस्थ व्यक्ति अब इन सब बातों को जान ले तो वह सुखी रहता है। हर बात का ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। भक्तों, ये 11वां अध्याय था और अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।